तो जनाब हम चौथे हिस्से में आ गए हैं। जी जी। इससे पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक आपसे मैं बहुत ही दिलचस्प सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे कुछ इससे पहले सलीम मुगल साहब बैठे थे। जी जी। और उनसे मैंने सवाल नहीं किया था फॉर सम रीजन जी। और उनसे और भी मैंने कुछ सवाल नहीं किए जी जी। महमूद गजनवी के जो मामला थे तो अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे जरूर पूछूंगा वो सवाल। आपने मतलब जिक्र किया कि एक दौर था कि जमीयत वाले हमारे निकालते थे, हम उनके निकालते थे, ठीक है, साइफर लीग नहीं बल्कि सेग्रीसाइड लीग, और फिर जवाब तैयार होता था। आप चाहें कि जवाब दें चाहे ना दें, सलीम मुगल की शिकस्त में क्या उस FIR का भी हाथ था जो 2 दिन पहले लीग की जिसमें बताया गया था कि सलीम मुगल ने एक डॉक्टर का मर्डर किया? तो एक FIR तो आई थी वो कुंडरी में, डॉक्टर का नहीं, किसी कादियानी अहमदी का कोई इस तरह की कोई बात थी, मेरे ख्याल में नहीं, वो डिसाइड हो चुका था। हाँ। उस FIR की वजह से शिकस्त नहीं हुई। वो इसलिए कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये आखिरी दिन, ये बिल्कुल आखिरी दिन आई थी, ये हमने ही निकाला था। एक कोशिश तो करता है ना इंसान के, कहीं से हमें वो FIR पता चली थी, उसको हमने प्रिंट कराया, मगर आखिरी दिन तक तो स्टूडेंट डिसाइड कर लेते हैं। बल्कि आप समझ लें कि 6-7 दिन पहले उनका स्टूडेंट का डिसीजन हो चुका होता है। तो वो तो था, और मैंने आपको बेसिक वजह बता दी कि बेसिक जमीयत का जो एक ट्रेंड चला ना शिकस्त का, जब फिर तो फौजी बीच में आ गए ना, मार्शल्ला आ गई, मार्शल्ला ने फिर सबको हेल्प आउट किया, हुसैन हक्कानी को किया, बाद में महमूद गजनवी को किया। वो तो फिर उन्होंने बर्दाश्त ही नहीं किया ना कि USM जीते, प्रोग्रेसिव जीते, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर ये जो था, ये बिल्कुल भी उस FIR की वजह से इनको शिकस्त नहीं हुई, उससे पहले से हुई, और इसलिए हुई कि वो मार्शल्ला की बी टीम थी और लोग जो है मार्शल्ला से नफरत कर रहे थे उस वजह में। क्या आपके ख्याल में जमात को तो फायदा पहुंचा होगा शायद बी टीम बनने का, जी, लेकिन क्या जमीयत को भी कोई फायदा पहुंचा बी टीम बनने का मार्शल्ला की, या नुकसान पहुंचा? देखें, उनका तो एक आज तक है, जमात इस्लामी आज एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, वो हाँ, जमीयत को भी, जमीयत और जमात एक ही बात है जी। जमीयत और जमात में क्या पड़ता है, जमाने जब ये बैन भी काफी किए थे, जलसे निकाले थे, जुलूस किए थे, इसमें एक बार गिरफ्तारियां भी हुई थी जी। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले से जमीयत भी खुश नहीं हुई कि इस यूनियन को बैन कर दिया जाए, मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, आप ये बताएं कि जमीयत क्या इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है? हर इदारे में है ना, उसको पता था कि जी ये मार्शल्लाई जो फैसले हैं उसके मुताबिक उनका वजूद रहेगा, बाकी खत्म हो जाएंगी, चलेंगे, तो फिर की बात काफी लंबी है। वो मैं ये बता रहा था कि जब ये सारा सिलसिला हुआ तो उसके बाद हमें तो कुछ भी नहीं करने दिया इन्होंने, ना हमें बजट दिया ना कुछ दिया, और अचानक इन्होंने इलेक्शन का वो जो मैंने बताया कि किस तरह से वो जीते, और जीतने के अचानक 3-4 दिन के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट जो है हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है, उसको इग्नोर करके एहसान रशीद ने वो टेकिंग रखी, और हमें नहीं पता चला, हमें अचानक पता चला कि जी 12 अगस्त को वोट टेकिंग होनी है 1979 को। तो हमने एक फैसला किया कि हम आर्ट्स लॉबी से चलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और STC हॉल जाएंगे। अब वो STC हॉल में अभी गया था 3-4 दिन पहले, तो उसमें कोई एक डिपार्टमेंट खुल गया है, आधे हिस्से में रेंजर्स बैठी हुई है, और वहां पर जो है फिर हमारा जुलूस आया, मैं उसको लीड कर रहा था, और हमें तो ये नहीं पता था कि जी उन्होंने हमारे साथ क्या करना है। हमने तो सिर्फ एहतजाज करते हुए अंदर जाना था, और उनको एक याददाश्त हमने पेश करनी थी शेखुज्जामिया। तो हम जैसे ही करीब आए तो एकदम जो है गोलियों की बौछार शुरू हो गई स्टेन गन के साथ। फर्स्ट टाइम स्टेन गन इंट्रोड्यूस हुई, और वो हुसैन हक्कानी ने की, और उससे कोई तकरीबन, मतलब हम जो STC हॉल की जो स्टेयर्स हैं उसके ऊपर तक चढ़ने तक कोई 18 तलबा और तालिबात वहां पे जख्मी हुए। कुछ लोगों को वो छर्रे लगे, कुछ गोलियां, कुछ उठा, मतलब उनको जिस्मानी तौर पे तशद्दुद हुआ उन पर। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो उस उधर से ऊपर से मुझे उठा के फेंका। आप जो बातें बता रहे हैं बहुत ही अहम है, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लोगों को मालूम है कि
इस मुल्क में सिर्फ 9 नहीं, इसमें तो 9 मई और 12 नहीं 12 अगस्त भी आया था। 9 मई तो फ्रॉड था। 9 मई तो कुछ भी, 9 मई में तो आपको पता है ना कि कोई 20 अरब रुपए जो है इश्तहारों पे खर्च हो गए। और 9 मई का आप ये देखें कि 9 मई का जो नतीजा निकला 8 फरवरी को, वो क्या नतीजा था? वो पाकिस्तान के अवाम ने जो है यकसर उसको मुस्तरद कर दिया 9 मई के ड्रामे को, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आप उसका जो है ना एक जुडिशियल कमीशन बनाए ना। 9 मई के जो वाकया हुआ है उसका कमीशन क्यों नहीं बनता? उसकी जो सीसीटीवी जो फुटेज है जो पूरे कैंट के एरिया में कोर कमांडर हाउस तक थी, वो किधर है? और ये जिना हाउस जो है, ये जिना के जो रिश्तेदार हैं कायदे आजम के, आज जो दरबदर हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता? तो 9 मई तो एक फॉल्स था। हमारा तो हकीकत, हमें तो मारा गया था उस दिन। हम शहीद भी हो सकते थे। हम पर डायरेक्ट गोलियां चली हैं। पहले मुझ पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद ये डायरेक्ट गोलियां चली, और ये हुसैन हक्कानी ने इसको लीड किया, इसको स्टेन गन ऑपरेशन को, और ये सारा सिलसिला हुआ। तो ये क्यों हुआ? ये आपसे मैं ये मार्शल्ला की बी टीम थी, उसको पूरी सिक्योरिटी थी कि हम बेशक स्टेन भी चलाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा जो आज हो रहा है। बिल्कुल वही सिमिलर रिपीटेशन है वो सारी। और फिर जब सितार शुआ फिर आगे बढ़ता ही गया जी। आपने राहिला टिवाना का वो इंटरव्यू तो पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा बल्कि ये, जिसमें बताया था कि एपीएमएसओ के लड़कों ने वहाँ पे पीएसएफ के लड़कों को लाइन से खड़ा करके गोली मार के हलाक किया था मिनिस्ट्री के अंदर ही। वो तो फिर एक दफा सितार का शुरू हो जाए तो फिर रुकता कहीं भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अब इसके तो जो क्रेडिट तो जनरल ज़िया को जाता है ना। हाँ, जनरल ज़िया ने आपको ये गुरोही सियासत और ये जो इलाकाई सियासत और तासुब और फिक़ही सियासत और ये सारा जो है, ये तो उसने पैदा किया ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है सियासत ना होने पाए और ना कोई इसमें कोई एक मस्बत एक माशरे में कोई रुझानात आए। तो ये तो उसका एजेंडा था, उस पर उसने काम किया और लोगों को, ग्रोहों को आपस में लड़वाया। सुन्नी शिया जितने फसादात हुए हैं वो सारे जनरल ज़िया को जाते हैं। उसके अलावा जो है माइनॉरिटीज को, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनको मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। ये सब कुछ जनरल ज़िया के क्रेडिट पर है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद जो है मैं 82 में मैंने बाकायदा लॉ किया और फिर मैं जस्टिस रशीद रिजवी जो है, हाँ, अच्छा। उनका मैं एसोसिएट था और फिर मैंने यहाँ पर वकालत की। और 1983 में जो पहला वकला कन्वेंशन लाहौर में हुआ, उसमें मैंने अब्दुल हफीज लाखों के साथ मैं लाहौर गया और वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया। और सिंध और बलूचिस्तान और सरहद सब वहाँ पर आए हुए थे। लॉयर बन गया। जी, मैं लॉयर बन गया। और उसके बाद पहला जो डिफाइंस आया है जनरल ज़िया के, जो 1983 में लॉयर्स कन्वेंशन में, वो बिल्कुल सख्ती के साथ माल रोड पे नहीं आने दे रहे थे, मगर हमने सख्ती के साथ हम माल रोड पर आए। हमें बहुत तशद्दुद हुआ, हमें लाठियां बरसाई गई वहां पर, और फिर हम वो निकल कर और नीला गुंबद पहुंचे। आप यकीन करें कि जिस वक्त हम हाई कोर्ट से निकले लाहौर से, तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आया कि हम कोई 300-400 वकील थे और फिर क्राउड जो है वो कोई 10,000 से ऊपर चला गया। ये कहाँ का कैसे? ये लाहौर का 1983 लाहौर नीला गुंबद पर हम रुके। वहां पर महमूद अली कसूरी, मलिक कासिम और बहुत सारे लीडर, एतजाज एहसन, ये सारे वहां पर थे। और फिर वहां पे तकारीर हुई और पहली डिफाइंस हुई है जो, और फिर वो MRD भी बन चुकी थी। और MRD में फिर हमारी जो वो चलता पीपल्स पार्टी के साथ। बिल्कुल, आई एम मतलब भुट्टोइस्ट, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा लीडर। बाद में तहरीक इंसाफ। हाँ, तो मैं 2007 में तो मैंने बताया ना कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई ना, वो तो लेगेसी खत्म हो गई भुट्टो की।
अब तो भुट्टो की लेगेसी नहीं है, अब तो मतलब जिस तरह के लोग हैं आपको पता है। इस वक्त जो है 16 साल से ये गवर्नमेंट है। कराची शहर का आप हालत देख लें, यहाँ की सेहत, यहाँ की तालीम, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सफाई, 16,000 अरब रुपए 16 साल में इनका बजट, और उसमें आप ये देखो, और जब इनसे पूछो NICVD, एक बात सिर्फ 16,000 अरब रुपए में NICVD सही सिर्फ एक है। तो ये सारा सिलसिला है। तो मगर बिल्कुल अब जो है मेरा लीडर इमरान खान है। बिल्कुल 84 में आप आ गए CDA के अंदर, और आपने बड़े काम किए। मिलोड़ी के अंदर आपने बनवाई स्ट्रीट वगैरह, सैदपुर विलेज पे आपने काफी काम किया। जी। मैं आपको वजह बता देता हूँ, मेरा तो कोई एप्टीट्यूड नहीं था इस्लामाबाद जाने का। मुझे तकरीबन 1980 में जब मैं उरूज पर था, तो इन्होंने जो तरीका निकाला जमात इस्लामी ने, वो तरीका ये निकाला कि मेरे वालिद की इन्होंने ट्रांसफर कर दी रावलपिंडी, जबकि मेरे वालिद एक्सपर्ट थे एक्सटर्नल सर्विसेज के, और एक्सटर्नल सर्विसेज जो है वो सिर्फ कराची में होती थी, और वो पर्शियन के हेड थे, और दीगर जो लैंग्वेजेस थी उसको भी वो देखते थे। तो इन्होंने ये सोचा कि मेरे वालिद की ट्रांसफर से मेरे वालिद वहां पर शिफ्ट कर जाएंगे, मेरी वालदा शिफ्ट कर जाएंगी, मैं अकेला बेटा हूं, मुझे फिर जाना पड़ेगा वहां पर। महमूद आदम फारूकी वजीर इत्तलात, उन्होंने फिर ये ट्रांसफर की, और फिर वहां पर जाकर उन्होंने DG रेडियो और दीगर उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि नहीं ये जाएंगे, या फिर तो मेरे वालिद ने उस पर रिजाइन कर दिया। अच्छा, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद फिर DG वगैरह ने समझाया कि कुछ दिन की बात है, तो आपको हम किसी तरह से वापस बुला लेंगे। तो बहरहाल मेरे वालिद चले गए। उसके बाद नेचुरली 1980 का जो इस्लामाबाद है, आपको पता है G9 सेक्टर तक था सिर्फ, और वो एक खूबसूरत कब्रिस्तान था उसमें। तो उनकी तो तबीयत वहां पे खराब हो गई, वालिद वालदा की, क्योंकि वो मुझे मिस करते थे। वहां पे तो अल्टीमेटली मुझे वहां पर मैं हर तीसरे चौथे महीने जाता था, फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा। और इन द मीन टाइम जो है ये मेरे वालिद की एफर्ट्स थी कि उन्होंने, मेरा तो एप्टीट्यूड नहीं था गवर्नमेंट सर्विस का, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं इसको अप्लाई करो। मैंने भी बददिली से अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि होना नहीं है, यहाँ तो सिफारशी काम होते हैं। मगर वो कोई PR का, पब्लिक रिलेशंस का कोई बहुत ही डेस्परेट थी CDA के कोई रखना, क्योंकि उनको 3-4 पहले जो है बड़े अजीब व गरीब से लोग आए थे कि जो जिससे वो मुतमईन नहीं थे। वो बड़ी डेस्परेशन में मेरा हुआ, या आप ऊपर वाले की बात कर लें